बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। हमने जब सैलाब हद से गुजर गया तो तुम्हें कश्तियों में सवार कर दिया, ताकि हम बना दें इस वाक़े को तुम्हारे लिए यादगार और महफूज रखें इसे याद रखने वाले कान। फिर जब फूंक मार दी जाएगी सूर में एक बार और ज़मीन और पहाड़ों को उठाकर दफतन चूर चूर कर दिया, तो उस रोज़ होने वाला वाक़या हो जाएगा और आसमान फट पड़ेगा तो वो उस दिन बिल्कुल बूदा होगा। सूरा अल-हाक़ा की आयत 11 से 16 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने, इसका एहतराम करने की भी हमें तौफीक अता फरमा दे। आज जुमातुल मुबारक है, 12 जमादी उस्सानी 1433 हिजरी, 4 मई सन 2012 है। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डिप्टी एडिटर रोज़नामा नवा वक्त जनाब मोहतरम सईद आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं सईद साहब आपके? खैरियत से हैं? जी दुआ सब ठीक। और वो करारदाद जो कि काफ़ी मुतनाज़ा है और इस पर एहतजाज भी होता रहा है, वो मंजूर कर ले गए। सबसे पहले हम उसकी खबर शामिल करना चाहेंगे। गिलानी पर एतमाद, जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदादें मंजूर। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान गुत्थम गुत्था हाथापाई। सेनेट सिंध असम्बली में भी वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद की करारदादें मंजूर। कौमी असम्बली में मुक गया तेरा शो गिलानी, खाद चोर, बिजली चोर, अली बाबा 40 चोर और शेम शेम के नारे भी लगाए गए हैं। फिर मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी एक खबर है, वो भी शामिल कर लेते हैं कि नए सूबों के मुखालिफ नहीं मंजूरी के लिए गलत तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। मुस्लिम लीग नून जनूबी पंजाब, हज़ारा, बहावलपुर और फाटा को सूबा बनाने की करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी। जरदारी, गिलानी, हवास बाख्ता हो चुके हैं। शोबदाबाजी से करारदाद मंजूर कराई निसार। करारदाद गैर आइनी है, बहावलपुर सूबा बनाया जाए, बाकी नए सूबों के लिए मिल बैठ कर काम किया जाए। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है और इस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मोहतरम सईद आसिफ साहब से। जी सईद आसिफ साहब, इस वक्त क्या ज़रूरत थी कि इतनी जल्दी में, इतनी सूरत के साथ ये करारदाद असम्बली में लाई जाती, फिर इसको मंजूर करा लिया जाता, और मुस्लिम लीग नून ने जो इस पर एहतजाज किया है, आप समझते हैं कि वो एहतजाज काफ़ी है? हाँ देखिए शाह साहब, ये एक नहीं दो करारदादें, एक वज़ीर-ए-आज़म पे कॉन्फिडेंस की, और ये अंदाज़ा लगाएं आप इसमें कि मुझे तो यूँ लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने तो बाइकआउट करना ही था इस इजलास का, लेकिन शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बाइकआउट कर दिया। शायद उन्हें भी अपनी ज़ात पे एतबार नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं या नहीं है, और वाकई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद तो ये यानी कि आइनी माहिरीन तो ये समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है इस वक्त। सही, शायद उनके अपने दिल में भी ये चोर हो कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या नहीं, कुछ खबरें भी इस तरह की आ रही और वो खुद रिजाइन कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाए ना कि जिस इजलास की कार्रवाई में प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद नहीं, उस इजलास में उन पर एतमाद की करारदाद लाई जा रही। इस करारदाद की क्या हैसियत है? सही, उन्हें तो कम से कम होना चाहिए था ना। सही, जरूर होना चाहिए था, ताकि उनको देखकर कम से कम अगर किसी ने नंबर बनाने हैं, कोई पॉइंट स्कोरिंग की बात है, तो प्राइम मिनिस्टर को खुश करना है, तो कम से कम उनकी मौजूदगी में तो हाथ खड़ा करके कल तो चौधरी साहब ने चैलेंज भी नहीं किया था। सही, जी 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 बिल्कुल। इसमें आप देखिए असल जो इशू है इस वक्त, ये जो सूबों वाला ये जो शोशा छोड़ा है इन्होंने, ये सरासर एक सियासतबाजी है। इसमें कोई ऐसा नहीं, ना ये सूबा बना है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये अर्ज किया था कि इसके लिए बाकायदा एक आइनी प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट किए बगैर ये सूबा, कोई सूबा बन ही नहीं सकता। और उस आइनी प्रोसेस में आइन की करारदाद 239 सब सेक्शन 4, उसके तकाजे पूरे किए बगैर आप नए सूबे की बात भी नहीं कर सकते। और उसका तकाजा मुतल्लिका असम्बली उसमें यह है कि उसके तहत ये हर सूबे को हक है, जिस सूबे में कोई नया सूबा बनाना है उस सूबे की असम्बली को ये इख्तियार दिया गया है कि वो 2/3 अक्सरियत से उसकी मंजूरी दे। अगर 2/3 अक्सरियत से मंजूरी नहीं होगी तो उस सूबे में नया सूबा नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। अब देखिए इसमें ये अजीबोगरीब एक ये फैशन चल निकला, सियासत बराए सियासत। अब सारी पार्टियों ने, मतलब मुस्लिम लीग नून भी कर लिया करारदाद फिर नंबर बनाने के लिए। सिर्फ खदशा ये है कि ये पहल ना कर जाए, वहाँ के वोटर्स की हमदर्दियाँ हासिल करने में हम क्यों पीछे रह जाए, और इन्होंने भी एक करारदाद दाग दी कौमी असम्बली में। अब कौमी असम्बली में क्या तोखे इस करारदाद के लाने की? आपने करारदाद लानी है। अब इन्होंने जो करारदाद मंजूर कराई कल हुकूमत ने, उसमें इन्होंने ये तकाजा किया है पंजाब असम्बली से
कि वहाँ पेश की जाए करारदाद। भाई आपके मेंबर पंजाब असम्बली में मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा मेंबर हैं आपके। सही। आप सीरियस हैं, मुखलिस हैं नए सूबे के लिए, तो आप पंजाब असम्बली में करारदाद ले आए जो आइन के मुताबिक होगा। बिल्कुल ठीक। इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून ने जनूबी पंजाब के सूबे का एक नारा लगाया हुआ है, उसने अगर वो सेंसियर है उसके साथ, तो वो भी पंजाब असम्बली में उनकी अक्सरियत है, आसानी से मंजूर करा सकते हैं। ये जो हम ख्याल हैं इनके साथ हैं, इनको साथ मिला के आप आसानी से 2/3 अक्सरियत से वो करारदाद मंजूर करा सकते हैं। लेकिन कोई भी मुखलस नहीं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है अवाम जनूबी पंजाब के अवाम को, सिर्फ उनके हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, अगले इंतखाबात में अपने वोट पक्के करने के लिए, वरना कोई सूबा नहीं बनना। सूबा अगर बनना होता, ये मुखलस होते सूबे बनाने में, तो आपस में ये एकाकार अवामी नेशनल पार्टी और एमकेएम भी बहुत पेश रही है। मैं वो सारा मैं पस मंजर बताता हूँ एमक्यूएम के क्या मकासद थे। आप देखिए, एमक्यूएम की तो ये ख्वाहिश है कि जैसे भी हो नया सूबा बने, ताकि उन्हें लुच तलने का मौका मिले, और लुच उन्होंने तलना है जिनापुर का। जी बिल्कुल। उसके तो बाकायदा नक्शे भी इत्तेफाक से 92 में जब ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे भी मौका मिला वहाँ, वो ऑपरेशन के बाद यानी कि पाक फौज की जानब से जर्नलिस्टों को ले जाया गया था वहाँ, तो वहाँ उन्होंने हमें बाकायदा नक्शे दिखाए थे, जिनापुर के नक्शे जो थे वहाँ बाकायदा दिखाए थे। तो ये तो इनका पुराना एक माटो है, मकसद है, मिशन है इनका एमक्यूएम वालों का। इसके लिए ये इन्होंने कोशिश की, पिछली जनवरी में जब 20वीं आइनी तरमीम मंजूर हो रही थी कौमी असम्बली में, तो इन्होंने कोशिश की इस तरमीम को, यानी कि ये 239 जो है सब सेक्शन 4, इसमें तरमीम कराने के लिए ये बिल लेकर आए थे, 20वीं आइनी तरमीम का हिस्सा बनाने के लिए। और ये चाहते थे कि ये बराह रास्त ये हक मिल जाए कौमी असम्बली को, सूबाई असम्बली के बजाय बराह रास्त कौमी असम्बली को ये हक मिल जाए कि वो करारदाद पास करे और सूबा तश्कील पा जाए। लेकिन वहाँ सैबोटाज किया, नाकाम बनाया एमक्यूएम को खुद पीपल्स पार्टी ने। पीपल्स पार्टी को ये फियर था, सिंध के जो मेंबर थे उन्होंने बहुत मुजाहमत की, उन्हें ये नज़र आ रहा था कि आज ये शेक मंजूर होगी, ये 20वीं आइनी तरमीम का हिस्सा बन गई, कौमी असम्बली को इख्तियार मिल गया, तो कल को जिनापुर की करारदाद आई कौमी असम्बली में। उन्होंने इस बुनियाद पर सख्त मुजाहमत की और ये बिल पास नहीं हो सका था। अब देखिए, अब ये क्या सियासत हो रही, अब यानी कि एमक्यूएम जो है क्रेडिट ले रही है कि हमने ये जनवरी में ये सबसे पहले हमने करारदाद पेश की थी। अब आप ये भी तो बताया ना कि उस करारदाद का हशर क्या हुआ था और मुखालफत किसने की थी उस करारदाद की, ताकि कौम को भी तो पता चले ना। कौम ये जानना चाहती है कि इसके पीछे मकासद क्या है और किस किस को क्या क्या फ़वायद हैं, और क्या इसमें आलमी ताकतों की भी दिलचस्पी है कि पाकिस्तान के मजीद हिस्से बखरे किए जाएं? अवाम का फ़ायदा क्या है? अवाम का तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो बेसिकली जो है किसी नए सूबे के हक़ में कतई नहीं हूँ। एक ये इत्तेहाद जो है पाकिस्तान का इस वक्त, जो आइन इस वक्त मौजूद है, उसमें वफाक और उसकी 4 इकाइयों पर मुश्तमिल ये आइन पाकिस्तान है। अगर किसी नई इकाई का इजाफा करना है तो ये आइन को सैबोटाज करने के मुतरादिफ होगा और मुल्क के इत्तेहाद व यकजहती में दराड़ा डालने के मुतरादिफ होगा। और ये एजेंडा किसी मुल्क के खैर खा का नहीं हो सकता, ये मुल्क दुश्मनों का एजेंडा हो सकता है। इंडिया शुरू दिन से पीछे लगा हुआ है उसको हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करने में। और इस तरह आप देखिए बलूचिस्तान में जो अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद पेश हुई, वो बलूचिस्तान के हक़ के खुद इरादियत के लिए, आप उससे अंदाज़ा लगाए ना कि पीछे कैसे ताकतें किस तरह पाकिस्तान के पीछे लगी हुई हैं कि इसका ये जो एटमी कुव्वत है, इस कुव्वत को, इसका जो एक ताकत की अलामत जो बन चुका है मुस्लिम उम्मा की, इसको मुंतशिर किया जाए, पारा पारा किया जाए। तो दलील जो दी जाती है ये कि जी भारत में इतने सूबे हैं, अफगानिस्तान में इतने सूबे हैं, थाईलैंड में इतने सूबे हैं, खुद अमेरिका में इतनी रियासतें हैं, तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता ऐसा? इस पर भी फरमाइएगा कि इस दलील में किस हद तक हो सकता है। सिर्फ ठोस बात सिर्फ मकसद की है, बात सिर्फ नीयत की है। नीयत अगर सही हो तो इंतज़ामी बुनियादों पे अगर आप महसूस करते हैं कि ज़रूरत है, आबादी बढ़ गई है किसी सूबे की, वहाँ इंतज़ामी मामलात जो है वो सही तरीके से नहीं निभ पा रहे, तो हो सकता है। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर एक आइन में तरीक़ेकार मौजूद है, उस तरीक़ेकार को अडॉप्ट करके आप ला सकते हैं। लेकिन उसमें भी देखना होगा कि
सियासत की साथ तक है और ज़रूरत की साथ तक है। यहाँ तो सिर्फ सियासत ही सियासत है, ज़रूरत वाली बात कोई नहीं। जहाँ तक हम वसाइल की बात करते हैं और अगर हम ये देखें कि कौमी असम्बली में अरकान, सूबाई असम्बली में अरकान जनूबी पंजाब से कितने हैं, फिर इनको जो फंड्स मिलते हैं वो कितने हैं, खुद वज़ीर आज़म का ताल्लुक मुल्तान से है। तो इस तमाम सूरत हाल के बावजूद भी लसानी बुनियाद पर आप समझते हैं कि ये तकसीम होनी चाहिए थी, फंड्स का इस्तेमाल जो किया गया वो कहाँ गए, अवाम इनके गिरेबानों में हाथ डाल क्यों नहीं पूछते कि फंड्स आपने कहाँ इस्तेमाल किए। तो सियासत सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की हो रही है। तख्त लाहौर की बात होती है कि यहाँ तख्त लाहौर, अब देखिए तख्त लाहौर पर कौन कौन मुकीम रहे। सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब के लोग इस तख्त लाहौर पर हुक्मरानी कर चुके हैं, ठीक है ना। आप गिनते जाइए, सदर से लेकर वजीर आजम तक, गवर्नर, वजीर आला, जितने भी वो सारे आप गिनने में आएंगे तो कोई शुमार बता दें। अगर अब देखिए ना, अगर ये लोग अपने अवाम के साथ मुखलिस हों, जनूबी पंजाब का नारा लगाते हैं, उनको हकूक देने की बात के लिए ये मुखलिस हों, मुत्तहिद हों, तो अपने अपने इक़्तिदार में ये बहुत कुछ कर सकते थे। क्यों नहीं किया इन्होंने, क्यों महरूम रखा अपने इलाकों को। चोलिस्तान का इलाका जो है वो तो वहाँ कैद साली का मंजर होता है, और ऐसे है कि लोग पता नहीं कैसे बेचारे, मुझे भी इत्तेफाक हुआ वहाँ जाने का, तो मैंने देखा कि जो एक नाले का जो गंदा पानी होता है ना, वो जानवर भी पी रहे होते हैं और इंसान भी उसी पानी को इस्तेमाल। इन जागीरदारों और वडेरों ने स्कूल्स को अपनी औताकों में तब्दील किया हुआ है, वहाँ पे मवेशी बांध के रखे हुए हैं, लोगों को पढ़ाई तक रसाई नहीं दे रहे। यही बात है ना कि ये तो अवाम को कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं, कुचलते हैं, मसलते हैं, उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वोट लेते हैं, धुतकार देते हैं, उसके बाद उनकी खबर तक नहीं लेते। अब चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं आगे, फिर इन्हें अवाम प्यारे हो गए, फिर उनका नाम लेते हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उनकी हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारे एक चकमे हैं। बिल्कुल, ये सारे चकमे हैं, कोई सिंसियरिटी नहीं, बिल्कुल सही, सिंसियर कोई भी नहीं है, और नीयतों के अंदर जो है वो कुछ गड़बड़ है, नीयतें दुरुस्त नहीं है हुक्मरानों की, जिसकी वजह से इनमें जो भी करारदादे लेकर आएंगे इसमें शुकूक व शुबहात पैदा होना वो लाजमी अमर है। नवाज शरीफ साहब की बात कर लेते हैं, कहते हैं कि भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहते हैं, गिलानी के पास रुखसती के सिवा कोई चारा नहीं, कारकुन बड़ी तहरीक की तैयारी करें। नवाज शरीफ अदालतों को बेतौकीर नहीं होने देंगे, दबाव बढ़ाएंगे, आमरीत से मुल्क को नुकसान हुआ, अफजल तारड़ की क़यादत में वफ़द से गुफ्तगू। फिर आर्मी चीफ की भी हम बात कर लेते हैं, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी साहब का बयान है कि भारत ने सियाचिन पर मौक़िफ़ 1989 की निस्बत सख्त कर दिया, जमहूरी निज़ाम में ही पाकिस्तान की बका मुज़मिर है। जनरल कियानी, भारत पहले इलाके में कंट्रोल लाइन की तौसीक़ का मुतालबा कर रहा था, अब दोबारा तयन की बात कर रहा है। 11 के दौरे के मौके पर गुफ्तगू की गई है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे से भी खबर है। फिर इन तीनों खबरों पर बारी बारी हम मोहतरम सईद आसिफ साहब से राय भी लेंगे कि लापता अफराद आज पेश ना किए गए तो तमाम मुतल्लिका अफसरों को मुअत्तल कर देंगे चीफ जस्टिस। वज़ीर आला बलोचिस्तान की अदम पेशी पर बरहमी, सूबाई वज़ीर दाखिला आज हाजिर ना हो तो मुकदमा दर्ज किया जाए, हालात खराब हैं, सूबे का सरबराह मौजूद ही नहीं, हर कोई FC पर इल्जाम लगा रहा है, लवाकिन को सब्र तब आएगा जब उनके प्यारे घर पहुंच जाएंगे। रिमार्क्स दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जांच पे। लेकिन पहले जो दो खबरें, नवाज शरीफ साहब का बयान भी, जनरल कियानी साहब का भी बयान, ये भारत से ताल्लुकात के हवाले से है, और नवाज शरीफ साहब भरपूर अंदाज में इसको एडवोकेट कर रहे हैं कि भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाने चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? मेरा ख्याल सबसे पहले जो आर्मी चीफ साहब ने ये फरमाया ना कि जमहूरी निज़ाम में ही पाकिस्तान की बका मुज़मिर है, मुझे सबसे ज़्यादा इस पे तशवीश है, इस पे अफसोस है। अगर आज जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो, सही तरीके से चल रहा हो, आइन के तकाजे पूरे हो रहे हों, तो किसी फौजी जर्नैल को ये जुर्रत ना हो कि वो निज़ाम के बारे में तबसरा करे, उसके बारे में राय दे कि ये निज़ाम, कौन सा निज़ाम यहाँ होना चाहिए, कौन सा निज़ाम मुस्तहकम होना चाहिए। ये उनका फ़र्ज़ नहीं है, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं, उनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ सरहदों की हिफाजत करने की है। लेकिन बात यह है कि जब सियासतदान खुद अपने अंदर कमज़ोरियाँ पैदा करेंगे, खुद सिस्टम के दरपे होंगे, उसको कुदाले मार के उसकी जड़ें कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर यही होगा। फिर हर एक को उंगली उठाने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से इस तरह के बयान। जी बिल्कुल सही। तो बाकी जहाँ तक है इंडिया से मामला, नवाज शरीफ साहब का जो बयान है, ये कोई पहला बयान तो नहीं है, वो तो मेरा ख्याल है मौजूदा हुक्मरानों से भी ज़्यादा यानी कि संजीदा नज़र आते हैं। भारत के साथ ताल्लुकात के मामले में उनके अपने मकासद है,
उनके अपने दौर में भी उनके क्या मकासद हैं? एक तरफ तो भारत एटमी धमाके करता है, उसके बाद पाकिस्तान धमाके करता है। नवाज शरीफ साहब क्रेडिट लेते हैं कि हमने उनसे एक धमाका ज्यादा किया, लेकिन फिर उसके साथ तजारत की भी ताल्लुकात की बात करते हैं। भारत की माज़ के साथ भारत की जो तैयारियां हैं, जंगी तैयारियां, वो भी सबके सामने, वो नवाज शरीफ साहब को दिखाई नहीं देती। हजरत अली का ये फरमान, अटल फरमान है कि किसी ताजर को हुक्मरान न बनाओ, किसी ताजर को हुक्मरान, उसका अपना फायदा होता है। ताजर हुक्मरानी करेंगे तो अपनी तजारत को फ़रोग देंगे। तो ये जो सोच है नवाज शरीफ साहब की इंडिया के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने की, ताजराना सोच है। इनका अपना कारोबार है, इनकी अपनी नज़रें हैं। पिछले दौर में भी आप देखें, यानी कि इंडिया के साथ वो हमें मारने पे तुला हुआ था, हम पर जंग मुसल्लत करने की तैयारियों में था, और ये मियाँ साहब जो है ये रेलवे के ज़रिए अपनी चीनी जो है इंडिया में बरामद करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। तो ये एक ताजराना जो सोच होती है, उसमें फिर मुल्की मुफादात सामने नहीं रखे जाते। वरना कोई मुहिब्बे वतन शहरी मुल्क का इंडिया के साथ इस तरह रेशा ख़त्मी नहीं हो सकता, इस तरह उस पर वारफ्तगी फरेफ्तगी जो है, जो मियाँ साहब में नज़र आती है, ये कोई पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन शहरी इंडिया भारतीय सफीर जितनी मुलाकातें नवाज शरीफ साहब से करता है, शायद ही किसी और सफीर से, किसी और लीडर से मुलाकात सही बात है। और ये अजीब तजाद है कि आज हमारे ही अखबार में मेरे ख्याल ये आखिरी सफ़े पे शहबाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट है, जिसमें वो फरमाते हैं कि भारत से तजारत के साथ मसला कश्मीर और पानी के मामला पर संजीदा इकदाम करना होंगे। इसी बात को आप सामने रख लें कि इसकी रोशनी में क्या इंडिया के साथ इस तरह की वारफ्तगी का इजहार करना जरूरी है। राइट, नाज़िर सईद साहब की इजाज़त से हम पंजाब शहबाज शरीफ का भी बयान शामिल करना चाहते हैं कि भारत से तजारत के साथ मसला कश्मीर और पानी के मामले पर संजीदा इकदाम करना होंगे। तजारत के मामले में एहतियात से आगे बढ़ना होगा। वसाइल और तवानाइयों को आपस में लड़ाने के बजाय आवाम की फलाह पर खर्च किया जाए। मुल्क में आइन और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। बदकिस्मती है ऐसे दौर में रह रहे हैं जिसका वज़ीर-ए-आज़म सजा याफ्ता है। कॉन्फ्रेंस। एक और सवाल यह है कि सियाचिन में भी अब जो तवानाई के ज़खायर हैं उन्होंने ड्रिलिंग करना शुरू कर दी है, गर्म पानी तक वो पहुंच गए हैं भारतीय, और उसका नतीजा ये होगा कि जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान का जो वसाइल है पानी के हवाले से ज़खायर हैं वो ज़ाया होंगे, और भारत उनको भी अपने कंट्रोल में लेने की साजिश कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। इंडिया ने सियाचिन पे कब्जा करने की नीयत क्यों की थी, क्यों वहाँ फौजें दाखिल की थी? सिर्फ यही नीयत थी कि ये सियाचिन भी जो है ये आज़ाद कश्मीर का, हमारे कश्मीर यानी कि शुमाली इलाका जात में ही शामिल है ये, वहाँ आता तो एक एक्सेस उसे मिल जाती आज़ाद कश्मीर तक अपनी फौजें लाने में। मकबूजा कश्मीर में तो पहले ही वो मौजूद है, तो ये उसकी नीयत थी। इस नीयत को भांप के हमारी जो अस्करी क़यादतें हैं उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया। 84 में अपनी फ़ौजें वहाँ भेजी, दिफा किया, और यानी भारतीय फ़ौजों को वहाँ से भागने पे मजबूर किया। ठीक है जी, उनका कब्ज़ा ना हो सका। अब बात यह है कि ये ग्लेशियर, अब कहते हैं कि ये इसमें दोनों मुल्कों का इतना नुकसान, यकीनन नुकसान हो रहा है, लेकिन जहाँ मुल्क की हिफाजत की बात होगी, मुल्क की सरहदों के दिफा की बात होगी, तो फिर अफवाज पाकिस्तान की तो जिम्मेदारी ही सरहदों के दिफा की है। उसके लिए फिर आप जानों की परवाह करें। बिल्कुल सही। और उसका रोना रोए फिर। बिल्कुल सही। ठीक है, अलमिया है ग्लेशियर, ये जो सियाचिन ग्लेशियर का जो साने हुआ, पूरी कौम गमज़दा है उसमें, लेकिन इससे एक जज्बा भी तो पैदा हुआ ना कि मुल्क की दिफा के लिए सीना सब्र है और कोई हालात, किसी हालात के थपेड़ों की परवाह नहीं करते और हमेशा कमर बस्ता रहते हैं। तो ये तो एक नया जज्बा उभारने वाली नया जज्बा पैदा हुआ है। इसमें अगर आप ये कहें, नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह स्टेटमेंट दे दी, एक यानी कि आज खुद हमें वहाँ से अपनी फौजें बुला लेनी चाहिए, चाहे इंडिया वहाँ मौजूद रहे, और फिर उस वो अब जो जिस अज़म जिस नीयत के तहत वो वहाँ आया था उस नीयत को फिर वो परवान। बिल्कुल सही साहब, ये कहा गया है कि जो अमली तौर पर शेर जो है वो कानूनी शेर नहीं होना चाहिए बल्कि अमली शेर होना चाहिए। और बात करेंगे टीपू सुल्तान की, जिनकी 213वीं यौम शहादत पर खुसूसी नशिस्त आज ऐवान कारकुनान में होगी। और शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है, ये टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था। इस पर भी बात होगी। वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा।
लाइव टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर नोट फरमा लीजिए, नंबर है 0423631169 और आपकी कॉल शामिल करने से पहले एक और ख़बर, और वो जमहूरी हुकूमत की जानिब से जो महंगाई के तोहफे दिए जा रहे हैं गुज़श्ता 4 साल में मुसलसल मिल रहे हैं, एक और तोहफ़ा भी आप कबूल कीजिए। फ्यूल एडजस्टमेंट, नेपरा ने 4 माह के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन को मजमूई तौर पर 6 रुपये 3 पैसे फी यूनिट तक बिल अदा करने होंगे। नेपरा और ताजिर बरादरी ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया है कि हुक्मरान मुल्क की मईशत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके अवाम से आखिरी नवाला भी छीनना चाहते हैं। मोहतरम सईद आसिफ साहब की इजाज़त से हम पहले कॉलर शामिल करना चाहेंगे। मोहसिन साहब हैं अमेरिका से हमारे साथ हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम। मैं अभी 2 घंटा ऑफिस से यहाँ वापस आते हैं तो रिपीट प्रोग्राम पाकिस्तानी चैनल देखते हैं, तो ये लियारी की जो सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है जी, इससे तो अब यही लगता है कि ये राइटिंग इज ऑन द वॉल और पीपीपी के लिए ये अब बिल्कुल वाज़ेह मकबूलियत में बतदरीज कमी की वजह से ये नित नई चालें चल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि गिलानी और जरदारी के अलावा इनके बहुत से चेले जिसमें कमर जमान, कायरा, फौजिया वहाब और ये दूसरे जो चैनलों पे आके बड़ी बड़ी दावे करते हैं, ये खाक में ऐसे मिलेंगे कि मुद्दत नहीं उठ सकेंगे। अब ये हमारी जान छोड़ें और मुल्क की जो बेहतरी है डे 1 से, अब फौजिया वहाब ने कहा कि अब एक नया बाब आने वाला है, यानी 4 साल के बाद, तो डे 1 से क्या तकलीफ है? ये जीरो टॉलरेंस, जीरो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये इस्लामी असूल, ये इनसे कोसों दूर है, हमें इनसे कोई खौफ नहीं है, ये अपनी मौत खुद मरेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब, आपने कॉल किया। रऊफ साहब भी हमारे साथ लाहौर से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रऊफ साहब फरमाइए। आसिफ साहब बहुत खरे और बड़े सच्चे मुसलमान और बड़े सच्चे पाकिस्तानी, यकीन करें पूरी कौम इनसे प्यार करती है। बात यह है कि पहले ही हमारे पास रोटी कुछ नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और सूबे बना के ये अपने अखराजात और हमारे खजाने में बोझ डालना है इन्होंने। ये हुक्मरान जितना झूठ बोल रहे हैं, जितनी रंगबाजी कर रहे हैं, अल्लाह करे जलजला इस्लामाबाद में आ जाए, इतना झूठ टीवी पे आगे हुक्मरान बोलते हैं। पहले मुशर्रफ के वजीर बोलते थे, अब इनके वजीर बोलते हैं। अल्लाह ताला का रो रो के कहर नाज़िल हो जाए हम पे। थैंक यू वेरी मच रऊफ साहब, आपने अपने जज्बात का इज़हार किया। एक और कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं नैयत बात कर रही हूँ लाहौर से जी। तो मैं ये मालूम करना चाहती हूँ कि जिस तरह कल फैसला आया है असम्बलियों में, जिस तरह कानून की अदलिया की फैसलों के खिलाफ बात की जा रही है, हम जैसों को बड़ा दुख होता है। अब हमारी ये ख्वाहिश है कि कहीं हमारी ख्वाहिश जायज नहीं थी, जो इबाम पैदा हो गया वजीर आजम की हिसाब से, अदलिया जो है जल्दी से जल्दी अपना तफसीली फैसला दे ताकि मुल्क को इस बात से निकाला जाए। क्या ये हमारी राय सही नहीं? ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। मुस्तफा साहब भी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको और सईद साहब को बहुत सलाम। सईद साहब ने जो तबसरा किया सूबों के मुतल्लिक और आपकी भी ओपिनियन बहुत सही थी। मैं ये अर्ज करूंगा कि ये बदनीयती पर मबनी है, ना सिर्फ सियासी है बल्कि बदनीयती है। और आप ये देखिए कि सिंध जो है वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है, वर्स्ट इकोनॉमी है। अगर घोटकी से एक आदमी कराची चलता है तो वो 400 मील है। अगर आप इसी को एक आर्गुमेंट बनाएं जो वो बनाते हैं तो फिर मुल्तान तो हाफ वे है। तो पॉइंट है, फिर सिंध के भी आप 4 सूबे करें। कराची 2.5 करोड़ की आबादी है, वो तो खुद एक सूबा बनना चाहिए। इसी तरह बलूचिस्तान के 4 बनने चाहिए। ये बदनीयती है। और यहाँ पर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को अपनी मफामती सियासत जो है ना, उस पर रोना चाहिए, जो उन्होंने 3-4 साल अपना नुकसान किया और कौम का भी नुकसान किया। और ये जो दूसरी बात है, हेलो जी जी फरमाइएगा प्लीज थोड़ा सा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो कराची में लियारी का मामला है, ये सरासर एक जरदारी साहब और अल्ताफ हुसैन का नेक्सस है और कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब ये देखिए, कोई मीडिया नहीं बोल रहा कराची का। मैंने अर्ज किया था लाहौर में एक वाकया हो जाए, ये कराची का मीडिया और दूसरे मीडिया जो उनके प्रो हैं वो तूफान उठा देते हैं, लेकिन ना हमारे सियासतदान बोल रहे हैं, ना इमरान बोल रहे हैं, ना नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया मुस्तफा साहब, आपने कॉल की। और अभी हम बात करते हैं, पहले कॉलर मोहतरम मोहसिन साहब थे अमेरिका से, और अभी तक जो आखिरी कॉलर मुस्तफा साहब, दोनों ने लियारी का जिक्र किया। बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक सूरत है और ये बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है मुस्तफा साहब ने कि ये मिली भगत है और वाकई मिली भगत है।
ये जो सहूलतों की सियासत हो रही है, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की, एक दूसरे को सहारा देने की सियासत जो हो रही, उसमें मुल्क और अवाम का बेड़ा गर्क हो रहा है। और अब देखिए लियारी में जिस तरह यानी कि जिस तरह अवाम के ख़िलाफ़ बंदूकें उठाई गई हैं और अमन व अमान की वहाँ सूरत हाल पैदा की गई है, तो ये क्या है सब? अगर वहाँ ये मुखलिस हों तो उनका लियारी वालों का फिर मुतालबा ये सही है कि सिर्फ हमारे खिलाफ ही क्यों एक्शन है? बिल्कुल सही। ये जो अगर आप ऑपरेशन क्लीन अप कर रहे हैं, असले से पाक करना चाहते हैं, पूरे कराची को बिला तफरीक कौन कौन से इलाके ऐसे नहीं है जहां असला मौजूद नहीं है? और ये असला मौजूद भी इन हुक्मरानों की अपनी बदनीति, नाअहली की वजह से हुआ है, क्योंकि ये एक दूसरे के आप कहें कि एक दूसरे के मरहूने मिन्नत है। ये बिल्कुल सही। इनका इक़्तिदार जो है, एक दूसरे की लाठी इन्होंने अपने आप को बनाया हुआ है, तो उसको बरकरार रखने के लिए ये नाजायज़ मुतालबे मानते हैं एक दूसरे के और सहूलतें देते हैं। और उसमें ज़ाहिर है MQM के जो अज़ाइम थे वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है। तो अब ये जो कुर्बानी का बकरा बने हैं बेचारे लियारी के अवाम, जो पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता था, और मेरे ख्याल ये वाहिद सीट थी जो कराची में अब पीपल्स पार्टी को हासिल होती थी, तो उसमें भी अगर इन्होंने कुर्बानी का बकरा बनाया, आवाम को जैसे ये ऐलान किया गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को खड़ा किया जाएगा और उनको निश्चित जलवाई जाएगी, लेकिन आप समझते हैं कि अब जो है अब हालात तब्दील हो चुके हैं, लियारी पीपल्स पार्टी के हाथों से निकल चुका है। वहाँ के अवाम के जो जज्बात सामने आ रहे हैं मीडिया के थ्रू, दुहाई दे रहे हैं वो, और वो लोग कहते ये सुने जा रहे हैं। साहब की मोहतरमा की तस्वीरें नजरे आतिश की गई हैं, ये पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान के क़याम से आज तक लियारी में। मीडिया पे आकर कहते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, लेकिन इन्होंने जो हमारे साथ सलूक किया है, अगले इंतखाबात में ये भूल जाए हमें। राइट सर, दो और कॉलर हैं लाहौर से हमारे साथ। पहले कॉलर है फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। फैसल भाई फरमाइएगा। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जरदारी साहब सोए हुए हैं, हमारे लियारी में बुरे हाल, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। जरदारी साहब कहाँ के सदर हैं? इनसे पूछा जाए कहाँ के सदर हैं, कितना बुरा हाल है पाकिस्तान का, किसी तरफ किसी का पता नहीं है। गरीब इंसान मर रहे हैं, कोई पता नहीं, रोटी कपड़ा मकान का नाराई, कहाँ पे इनका नाराई है। ठीक, थैंक यू वेरी मच फैसल साहब। अभी बात करते हैं शाहिद साहब ये लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम शाहिद साहब। देखिए ये जो बरतानवी सरजमीन है, इसने आला तरीन जमहूरी रिवायात इससे वाबस्ता हैं, तो ये जो अब हमारे सजा याफ्ता वज़ीर आज़म वहाँ जाएंगे तो क्या उनको बरतानवी हुकाम को इन्हें प्रोटोकॉल देना चाहिए और इनसे जो है किसी किस्म के मुआहदे करने चाहिए? जरा इस मामले पर आसिफ साहब अपनी राय दें। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जरदारी साहब कहाँ के सदर ममलिकत वो हैं? मुझे हबीब जालम के शेर याद आ गए इन पे। वो इन्होंने कहा कि कहाँ के सदर है, वो उस पाकिस्तान के सदर हैं जिसके बारे में हबीब जालम ने कहा था कि तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। ठीक, तो ये जरदारी साहब उस पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान की हिदायत के बाद ही लियारी में ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के अवाम को अब मेरा ख्याल है अंगड़ाई लेनी चाहिए, होश के नाखन लेने चाहिए कि जिन हुक्मरानों को उन्होंने अपने वोट के जरिए अपने आप पे और इस मुल्क पे मुसल्लत किया, उन्होंने अवाम का और मुल्क का क्या हासिल किया है। राइट, गिलानी साहब अगर कोई दौरा करते हैं, गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं, तो वो कानूनी तौर पर आप बताइएगा कि कानूनी तौर पर जाहिर है वो नैयर सदर साहिबा कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को अब तफसीली फैसला दे देना चाहिए, अब हार्म क्रिएट हो गया। अब हार्म कोई नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की चाहे शार्ट हो चाहे डिटेल्ड हो, जजमेंट ही होती है। बिल्कुल सही, ठीक है, और उसके इम्पैक्ट भी वही होता है, उसके असरात भी वही होते हैं। एक फैसला आ गया है, वज़ीर आज़म साहब नाहल करार पा चुके हैं, उस फैसले की रोशनी में ये आइन और कानून के तहत मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं है, असूली तौर पे इन्हें उसी वक्त ओहदे से अलग होके अपने घर वापस चले जाना चाहिए था। और ये जो करारदादें मंजूर हुई हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है? कोई कानूनी हैसियत नहीं। अब बात यह है कि ना इस वक्त काबीना का वजूद है, ना हुकूमत का वजूद है, ना वज़ीर आज़म का वजूद है। ये तो एक ऐसे खेल तमाशा हो रहा है इस वक्त हुकूमत के नाम पे, और हुकूमत बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, ये सियासत से हटकर एक अहम इशू है, गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन हमने बहुत सारे कॉलर्स ने खुद बजाते खुद कॉल्स किए हैं और ये कहा है कि फैसलाबाद एरियाज के अंदर बारदाना की सप्लाई के अंदर करप्शन हो रही है, लोगों को बारदाना नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से यह है कि जो वहां पर
आड़ती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बारदाना हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक आम किसान जो है वो इससे महरूम है। फैसलाबाद के इलाकों में, शोरकोट के इलाकों में, इधर इधर मुख्तलिफ इलाकों में ये मामला चल रहा है। इस पर भी फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत की क्या पॉलिसी है और इसका जिम्मेदार कौन है और किस तरह से इसको सही और मुनसिफाना तरीके से तकसीम को यकीनी बनाया जा सकता है। अब देखिए जी, इसमें मेरा ख्याल है अगर हम पाकिस्तान को ज़रई मुल्क कहते हैं तो पंजाब की वजह से कहते हैं। पंजाब की ज़रखेज़ धरती जो है, यहाँ की जो फसलें हैं, यही पूरे मुल्क की जो है ग़िज़ा की ज़रूरियात पूरी करते हैं, और गंदम ख़ास तौर पे। तो इसमें तो हुक्मरानों की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि वो किसानों को जितनी भी ज़्यादा सहूलतें दे सकें, जितना भी उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। क्योंकि किसान खुशहाल होगा, किसान मुतमिन होगा, तो वो अपनी फसलों पर ज़्यादा तवज्जो देगा, ज़्यादा पैदावार की कोशिश करेगा, ज़्यादा जो है वसाइल वो बरूए कार लाने के उसे मौके मिलेंगे, तो मुल्क की खुशहाली भी उसमें होगी। अब अगर किसानों को बारदाना न मिलने की शिकायत है, इसी तरह दीगर ये कर्ज़ों का मामला भी होता है। फिर आप देखिए ये लोड शेडिंग जो हो रही है, इसने भी बेड़ा गर्क किया हुआ है। ट्यूबवेल तो चल नहीं पा रहे, तो पानी की वैसी किल्लत है, दरियाई और नहरी पानी वैसे ही इंडिया की साजिशों से हमारे दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। तो अब ट्यूबवेलों का पानी भी अगर उसमें भी देखिए किसान के लिए कितनी मुश्किलात है कि बिजली नहीं होगी तो ट्यूबवेल उन्हें गैस उस पे तेल पे चलाना पड़ेगा, और तेल कितना महंगा हो चुका है। तो ये सारे मामला जो है ये हुकूमतों की टेकअप करने वाले हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त है कि वो इस मामले पे खुसूसी तौर पर रिपोर्ट तलब करें तमाम हुकाम से जो कि बारदाना की तकसीम को यकीनी बनाने के सिलसिले में काविशें कर रहे हैं, ताकि मुनसिफाना तकसीम हो और किसान को जो है वो असल फायदा पहुंचे। नाज़रीन, हम तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं और बढ़ेंगे आज के नवाए वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम भी मोहतरम सईद आसिफ साहब का ही कॉलम है। बैठक के उन्वान से लिखते हैं, आज उन्होंने लिखा है पहली बरसी। लिखते हैं कि ओबामा कहीं झूठी मोटी तो उसामा के लिए उतावला नहीं हो रहा, सवालिया निशान। उसामा की पहली बरसी शायद खामोशी से गुजर जाती, मगर 2 मई के ऐन उस लम्हे जब गुज़श्ता साल 2 मई को उसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद ऑपरेशन किया गया, ओबामा ने काबुल पहुंचकर उसामा की भी याद ताज़ा कर दी। उनके कत्ल की ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह उनकी पहली बरसी की खबर भी 4 दांगे आलम तक फैलाई और फिर तालिबान को पे बपे खुदकुश हमलों की सूरत में उसामा का मिशन जारी रखने का ऐलान और अहद का मौका भी फराम किया। आगे लिखते हैं कि आपके अगले इंतखाब सर पर हैं। अमरीकी कौम आपके जुनूनी तौसीफ पसंदाना इक़दाम से इतनी ज़िच है कि आपको रांदा दरगाह बनाने पर तुली बैठी है। उसामा बिन लादेन की पहली बरसी और ओबामा की अफगानिस्तान आमद। मजीद हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने कॉलम के हवाले से देखिए इरशाद साहब, अगर ओबामा 2 मई की रात को अचानक इस तरह अफगानिस्तान की धरती पे ना आते तो शायद किसी को पता ही ना चलता कि आज 2 मई है, और 2 मई वो सानिया है जो एबटाबाद में रूनमा हुआ अमरीकी गुंडों की कारस्तानियों में जिस तरह उसामा के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया और जाँ बहक किया गया, तो शायद अवाम की नज़रों से ये मामला ओझल रहता। ठीक, लेकिन इनकी अपनी मजबूरी है ओबामा साहब की। अब देखिए यानी कि अगले सदारती इंतखाबात सर पे हैं, और जिस तरह इनकी मकबूलियत का ग्राफ तेज़ी से गिरा है, इन्हें सहारे की ज़रूरत है अब। और वो सहारा उसामा से बढ़कर तो कोई नहीं हो सकता कि एक थ्रेट आप दुनिया के सामने अपनी अमरीकी कौम के सामने पेश करते रहें कि इसकी वजह से अमेरिका की सालमियत को ख़तरा है और हम इसकी बाकियात को भी ख़त्म करके रहेंगे। जैसा कि उन्होंने काबुल में आके टेलीविज़न पर लाइव खिताब किया अमरीकी कौम से और ये कहा कि अब हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं अलकायदा को ख़त्म करने में। तो ये क्या पैगाम था? यही एक पैगाम जो है ये देकर वो अपनी साख बचाना चाहते हैं, गिरती हुई साख, ताकि अगले इंतखाबात में कोई हमदर्दियाँ हासिल हो सके। राइट सर, इसी तनाजुर में एक सवाल कि वज़ीर दिफ़ा साहब ने जो कहा कि हमारी आर्मी को और हुकूमत को मालूम था इस ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन इसके बावजूद भी जो झूठ बोला जाता रहा 1 साल तक, इस बयान को आप किस तरह से देखिए? ये एक किस्म का इकबाली बयान है, और हुकूमत की तरफ से इकबाली बयान आना इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। अमेरिका तो पहले ही यानी कि हमें ये ब्लेम करता रहा है कि पाकिस्तान की एजेंसियों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को उसामा की मौजूदगी का इल्म था, और इस वजह से वो
यहाँ जितना उन्होंने तहस नहस किया सिर्फ इस वजह से किया कि आप दहशतगर्दों को प्रमोट करते हैं, उनके ठिकाने आप महफूज बनाते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, सरपरस्ती करते हैं उनकी। ये इल्ज़ाम जो है इसका तो तोड़ करना चाहिए था, बजाय इसके कि ये इन्होंने, मैंने अपने कॉलम में भी इन्हें वज़ीर खुद मुख्तार लिखा है, तो इन्होंने यानी कि इतनी, मेरा ख्याल है ये बेहमीती की इंतहा है कि आप मुल्क और कौम के मुफादात को भी सामने नहीं रखते, और जो मुल्क आपकी सालमियत के दरपे है आप उसके मुफादात की जंग में शरीक हो कि पहले आपने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कराया और अब आप उसे मज़ीद मौका दे रहे हैं, मज़ीद शहादतें दे रहे हैं कि वाकई जी आप जो हम पे इल्ज़ामात लगाते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे यही करतूत है, यही हमारी कारस्तानी है। तो ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं पूरी कौम को, दुनिया को, आप अपने मुल्क के बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल सही नाज़रीन, मोहतरम सईद आसिफ साहब का कॉलम भी ज़रूर पढ़ेगा। और अब बढ़ते हैं आज के नवाब वक्त इदारी की जानिब। नाज़रीन, आज का नवाब वक्त इदारिया है कि कौमी असम्बली में सूबा जनूबी पंजाब की करारदाद की मंजूरी, आइन और असम्बली रूल्स का तकाजा क्या है, सवालिया निशान। हुक्मरान अपनी मनमानियों से सिस्टम को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, ये भी सवालिया निशान है। कौमी असम्बली में जुमेरात के रोज जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद अपोजिशन के जबरदस्त एहतजाज के बावजूद मंजूर कर ली गई, जिसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने इजलास आज बरोज जुमातुल मुबारक सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। अव्वल तो कौमी असम्बली में सूबा जनूबी पंजाब के लिए करारदाद हाउस में मौजूद सरकारी बेंचों के अरकान की बहस सादा अक्सरियत से मंजूर की गई है, जो आईनी तकाजे के मनाफी है, जबकि यह करारदाद मुतालिका सूबा पंजाब की असम्बली को बाईपास करके बराह रास्त कौमी असम्बली में लाई गई, जिसकी सिरे से कोई आईनी हैसियत ही नहीं है। इस हुकूमती इक़दाम से तो यही महसूस होता है कि इत्तेहादी हुक्मरानों को मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी से कोई सरोकार है, ना वो अदलिया, आइन और आइनी इदारों को कोई अहमियत देते हैं। आखिरी लाइन्स ये हैं कि इस तमाम सूरत हाल में हुक्मरान पीपल्स पार्टी को तो हद दर्जा एहतियात करनी चाहिए और ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर मुंतज हो सकता हो। हुक्मरानों की लाकानूनियत आखिर कब तक कबूल की जा सकती है? वो पाकिस्तान को क्यों सूबिस्तान बनाने पर तुल गए हैं? नाज़रीन, इस पर हम काफी सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं मोहतरम सईद आसिफ साहब से। वक्त की कमी की वजह से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोहतरम सईद आसिफ साहब का कि आप तशरीफ लाए सर, और बहुत हम मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह अगले नशिस्त में भी आपसे बात होगी। आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जुमातुल विदा 17 अगस्त 1947 को कायद मोहतरम ने फरमाया था कि मैं यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान उनका ममनून रहेगा और उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा ताज़ा रहेगी जिन्होंने इस मकसद के लिए अपनी जानें दी और वो अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। इन तमाम शोहदा के लिए हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात मजीद बुलंद फरमाए और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और पाकिस्तान को जो इस वक्त तमाम मुश्किलात हैं, मसाइल का सामना है, इनसे भी हमें जल्द अज जल्द निजात दिलवाए और हुक्मरानों को नेकी की हिदायत दे। शाब रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।